इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि R32 का जो एसी होता है, मतलब R32 का जो एसी मशीन होता है, उस पे आप उसका कूलिंग कॉइल हो या कंडेंसर हो, उस पे नॉर्मल एयर प्रेशर दे सकते हो कि नहीं, और उसको कैसे एयर प्रेशर दे सकते हो, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे उसका काम कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कंडेंसर है इस पर लीकेज था, तो इसको प्रेशर देने के लिए इसको मशीन से पूरा लॉक कर दिया हूँ। जैसे यहाँ पे ऑयल का जो धब्बा वो दिख रहा है, मतलब यहाँ पे लीकेज था ये वाला एल्बो पे। तो प्रेशर किस तरह दिया जाता है, मतलब जब मशीन से उसको आप अलग कर लेंगे तो कोई भी मतलब एल्बो हो या कोई भी जॉइंट हो, आप उसको मतलब एयर प्रेशर दे के लीकेज डिटेक्ट करने के बाद उसको मतलब लीकेज बंद कर सकते हो। जैसे मशीन को अलग करने के बाद दो पॉइंट निकल के आता है, एक तो जो कंडेंसर के प्रेशर इन होता है और दूसरा जो आउट होता है। वो दोनों साइड पे हम लोग इनर भी वाल्व लगा सकते हो या कोई भी आप वाल्व लगा सकते हो उसको बंद करने के लिए। तो हम लोग इस पे इनर भी वाल्व लगाया था दोनों साइड पे। तो नॉर्मली इस पर प्रेशर दिया था, मतलब 400 तक प्रेशर देने पे ये लीकेज पता चल गया है। मतलब आप 400 उससे भी ज़्यादा दे सकते हो। जैसे प्रेशर कितना दे सकते हो वो भी आप आउटडोर का जो स्टिकर है उस पर लिखा हुआ होता है। ये 4.5 या 4.1 मशीन के हिसाब से होता है, इतना बार होता है। 1 बार इजिकल टू आपका मतलब 1 बार का मतलब होता है 14.7 PSI होता है। मतलब 4 होगा आपका बार, तो उसका इंटू करके जितना होगा कि 500 का आसपास होता है, समथिंग होता है। तब 500 तक प्रेशर दे सकते हो। R32 का जो सिस्टम है उसका जो कंडेंसर का क्वालिटी होता है उससे से बना रहता है। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जैसे मशीन पे गैस जो है R32 है और 600 ग्राम गैस लिखा हुआ है। मतलब 32 का जो मशीन होता है उसका कूलिंग कॉइल और कंडेंसर का जो कैपेसिटी होता है वो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का होता है। तो उस हिसाब से आप 500 तक उस पर प्रेशर दे सकते हो। अब नाइट्रोजन प्रेशर भी दे सकते हो, लेकिन नाइट्रोजन प्रेशर बहुत महंगा होता है और हर जगह पे मिलता नहीं है। उस हिसाब से आप एयर प्रेशर भी दे सकते हो, लेकिन पूरा सिस्टम में आप एयर प्रेशर नहीं दे सकते हो, क्योंकि सिस्टम के अंदर एयर प्रेशर देंगे तो आपका जो कंप्रेसर है उसको ऑयल है तो उसके साथ जो एयर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाद में कूलिंग में दिक्कत आएगा, कूलिंग नहीं आएगा सही तरह से। तो हम लोगों को लीकेज जो है वो प्रेशर इस तरह दिया हूँ कि लीकेज मिल गया, मतलब लीकेज मिल गया मतलब आप सिस्टम से अलग करके उसको एयर प्रेशर भी दे सकते हो या नाइट्रोजन प्रेशर भी दे सकते हो। लेकिन हम लोग ये वाला जो मशीन है ये लॉयड का मशीन है, स्प्लिट एसी है, 1.5 टन का नॉर्मल मशीन है, लेकिन R32 गैस के वजह से इस पर हम लोग मशीन से अलग करके इसको प्रेशर दिया था। ये नॉर्मली ऐसे लीकेज मिल गया था, मतलब ऑयल पे भरा हुआ था, लेकिन हम लोग उसको कन्फर्म करने के लिए प्रेशर दिया था, मतलब सिस्टम से बाहर निकल के प्रेशर दिया था। फिर मतलब लीकेज मिलने के बाद उसको सोल्डरिंग करके उसको लीकेज बंद कर दिया हूँ। तो हम लोग जो दो साइड प्रेशर दिया था, नीचे एक 316 पाइप लगा के, क्योंकि एक क्वार्टर पाइप का कॉयल है, 316 पाइप लगा के यूनियन लगाया था और ऊपर भी एक यूनियन लगाया था। तो नीचे जो 316 पाइप है उसको काट लेंगे और कंप्रेसर साइड का जो पाइप है उसको ज्वाइन करके लिए, मतलब जितना आप ज्वाइन कर सकते हो उतना रख के इसको काट देंगे। और ऊपर का जो मतलब 3/8 का जो बैन लगा हुआ है उसको काटेंगे नहीं, क्योंकि ज्वाइन करना मुश्किल होगा। तो उसको हम गर्म करके वो जो पाइप ज्वाइन किया हूँ उसको निकाल लेंगे। जैसे अभी आपको देख के पता चल रहा है कि ये जो सिस्टम है पूरा नया है, मतलब ज़्यादा दिन का मशीन नहीं है, ज़्यादा पुराना नहीं है। और ब्लूफिन लगा हुआ है। तो ब्लूफिन जो होता है इसका एलुमिनियम कोटेड दिया रहता है, इसके एलुमिनियम का फिन्स के ऊपर, क्योंकि इसका जो डस्ट पार्टिकल है ये इसका जो फिन्स है वो ख़राब नहीं होता है। इसके लिए ब्लूफिन जो होता है वो अच्छा क्वालिटी का होता है। फिर भी लीकेज हुआ, मतलब कंडेंसर का अंदर लीकेज नहीं हुआ। यू बैंड जो है साइड का जो यू बैंड है वहाँ पे जो सोल्डरिंग करा हुआ था वहाँ पे माइनर लीकेज था, मतलब सोल्डरिंग करने के टाइम लीकेज रह गया होगा। तो उसको ऐसे वही जगह से ये गैस निकल गया है और ऑयल पे भरा हुआ था। जैसे देख पा रहे हो कि जो हम लोग यूनियन ज्वाइन किया था उस पर, मतलब वाल्व ज्वाइन किया था, मतलब प्रेशर देने के लिए उसको निकाल दिया हूँ। और नीचे का 316 का जो पाइप है वो भी रेडी कर लिया हूँ। अभी सिस्टम में इसको बिठा देंगे। मशीन का जो सिस्टम मतलब सिस्टम जो है उसको भी साफ़ सफाई कर लिया हूँ।
तो कंडेंसर बिठाने के बाद जैसे अभी देखो यू बैंड जो है वो नीचे का कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लाइन है उसके साथ एकदम लग जाएगा। इसके लिए इसको हम लोग काटा नहीं हूँ क्योंकि वो ज्वाइन करना मुश्किल होता बाद में। तो सेम टू सेम लग गया। नीचे का थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि नीचे का पाइप थोड़ा छोटा भी था और उस पर 360 हम लोग पहले से ज्वाइन कर दिया हूँ जिससे प्रेशर दिया था। तो उसी पाइप को मान लो काम पे ले लेंगे तो ज्वाइन करना आसानी रहेगा क्योंकि वो क्वार्टर पाइप है और 4 इंच मतलब 2-3 इंच मतलब आपको 316 ज्वाइन करेंगे तो उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वार्टर पाइप होता तो सबसे अच्छा होता, लेकिन जगह इतना छोटा है और क्वार्टर पाइप लगाना थोड़ा मुश्किल होगा तो इसके लिए हम लोग उस पर 316 लगाया हूँ। तो सबसे पहले डिस्चार्ज लाइन जो इसको पहले ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चोक नहीं होना चाहिए, मतलब जितना जल्दी होगा और आपका आग का जो प्रेशर है वो बहुत ही फास्ट होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका पाइप जल्दी गर्म होगा और वेल्डिंग जो रॉड है आप वो उसको जल्दी जल्दी फिरा देंगे तो सोल्डरिंग हो जाएगा और चोक्ड होने का चांस भी नहीं रहता है। क्योंकि बहुत देर तक उसको वेल्डिंग करेंगे तो उसका अंदर जो डस्ट पार्टिकल है मतलब कार्बन जो जमता है हीट की वजह से, उससे भी दिक्कत होगा और आपका जो वेल्डिंग रॉड है वो पिघल के अंदर जाने का संभावना भी है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वेल्डिंग करने से सबसे अच्छा रहता है। जैसे हम लोगों का डिस्चार्ज लाइन का जो कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लाइन है वो ज्वाइन हो गया है। अभी नीचे का जो आउटपुट है मतलब कंडेंसर का जो आउटपुट है वो ज्वाइन करना बाकी है। स्टेनर के पास, स्टेनर के साथ जो छोटा टुकड़ा है वो लगाएंगे। तो ये लगाने के बाद मशीन को वैक्यूम पे बिठाएंगे और मशीन पे जितना गैस लिखा हुआ है 600 ग्राम गैस लिखा हुआ है। जैसे R32 के जो गैस चार्ज करने का जो तरीका है वो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो है, आप देख सकते हो किस तरह गैस चार्ज कर सकते हो और आपका गैस चार्ज करने का टाइम क्या क्या चीज़ ध्यान रखना पड़ता है और कौन सा गेज पे करना चाहिए गैस चार्ज। और गैस जो है वो गैस अब ज़्यादा होता है तो किस तरह देना चाहता है और एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो कितना होने से कितना प्रेशर रखना चाहिए वो डिटेल्स में बताया हूँ। तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। ये ज्वाइन करने के बाद हम लोग इस पर वैक्यूम पे बिठाएंगे, वैक्यूम होने देंगे और तब तक इसको फिटिंग कर लेंगे, फिर इसको गैस चार्ज कर देंगे। गैस चार्ज करने का सबसे आसान तरीका होता है सिस्टम में जितना गैस लिखा हुआ है उतना गैस वैक्यूम करने के बाद उतना गैस उस पर डाल देना। तो इससे क्या होगा, कोई गैस ज़्यादा होने का भी इशू नहीं रहता है और कूलिंग का भी कोई इशू नहीं रहता है। क्योंकि कंपनी ये सिस्टम बनाया है तो ये गैस का जो स्टिकर लगा हुआ है मतलब मशीन पे, मतलब उतना गैस पे ये सिस्टम कंप्लीट चलता रहेगा। उस हिसाब से गैस आप दे देंगे, कोई मुश्किल नहीं होगा। जैसे हम लोगों का सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया है, अभी हम लोग उसको फिटिंग कर देंगे। मतलब सामने का जो पतरा है वो जीआई सीट है उसको ज्वाइन कर देंगे और आगे पीछे का जो बॉक्स है कैबिनेट है उसको भी लगा देंगे। अभी इसको हम लोग वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के लिए ये नीचे का चार्ज सक्शन लाइन पे जो चार्जिंग पोर्ट बना हुआ है मतलब जिस पे आप गैस चेक कर सकते हो और गैस चार्ज भी कर सकते हो, उस पे आप चार्जिंग लाइन लगा सकते हो। लेकिन हम लोगों के पास जो इसका जो R32 का जो गैस का जो मतलब चार्जिंग लाइन है उसका फाल्व थोड़ा मतलब यूनियन थोड़ा बड़ा होता है तो वो नहीं है। हम लोग इसके लिए अलग से यूनियन लगाएंगे इस पर। जैसे ये वाला जो यूनियन है उस पर लगा दिया हूँ। ये 316 मतलब 316 का यूनियन है ये। और जो चार्जिंग लाइन का होता है नॉर्मल चार्जिंग लाइन है। चार्जिंग लाइन आप कोई भी यूज़ कर सकते हो लेकिन उस पर अलग अलग गैस का नहीं होना चाहिए। मतलब आप R32 गैस यूज़ कर रहे हो तो चार्जिंग लाइन भी R32 का ही होना चाहिए और गेज भी R32 या 410 का होना चाहिए। क्योंकि 410 जो होता है और R32 जो होता है वो दोनों सेम प्रेशर का है, सेम कैटेगरी का है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी सेम कैटेगरी का लगाने से सबसे अच्छा रहता है। क्योंकि R32 और 410 जो गैस होता है उस पर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये वाला R32 का जो कंप्रेसर होता है उस पर जो पॉलिएस्टर ऑयल रहता है, पहले का जो कंप्रेसर था मतलब 22 जो गैस रहता है उस पर मिनरल ऑयल होता है तो उस पर एब्जॉर्ब तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा मतलब एब्जॉर्ब होता है तो भी, लेकिन R32 में एब्जॉर्ब करने का क्षमता बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इस पर पॉलिएस्टर ऑयल रहता है। तो हम लोगों का वैक्यूम का जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया है। अभी उस पर गैस देंगे लेकिन ये जो सिस्टम है पूरा बंद में करेंगे।
गैस देने के लिए बाटला को पहले उल्टा करेंगे, मतलब जैसे अभी देख रहे हो ऐसे उल्टा रखेंगे। इसमें क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में जो गैस है वो अंदर जाएगा तो सबसे अच्छा रहेगा। तो इस पर आप 150 या 200 के आसपास इस पर प्रेशर रख के मशीन को चालू करेंगे। मतलब नॉर्मली इस पर जो गैस का आइडियल प्रेशर है उतना प्रेशर अंदर चला जाएगा तो आप मशीन को चालू कर सकते हैं। तो मशीन को हम लोग चालू करने से पहले उसका जो लीकेज है, जैसे चार्जिंग लाइन हो गया है, उसका सक्शन लाइन है और उसका जो जॉइन है वो भी देख सकते हैं। लेकिन हम लोग जॉइन जो है ये ओपन छत पे है और कोई डाउट नहीं है, इसके लिए हम लोग इसका जो बॉक्स है इसका पूरा कंप्लीट लगा दिया हूँ। तो लीकेज चेक करने के बाद मशीन को चालू करेंगे। मशीन जितना टाइम के बाद चालू होगा उसके बाद देखेंगे और मशीन का जो टेम्परेचर है वो एकदम डाउन कर देंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इन्वर्टर मशीन होगा तो ये स्पीड अप नहीं होगा तो आपको गैस का बैक प्रेशर सही से पता नहीं चलेगा। और नॉर्मल मशीन होगा तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी टेम्परेचर रख सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर को 16 पे रख के गैसेज करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। तो जैसे मशीन को चालू किया हूँ, चालू करने के बाद देखो प्रेशर जो ड्रॉप हो रहा है। अब ये प्रेशर कितना रखना चाहिए मैं पहले ही बताया हूँ इस पर कि R32 जो गैस होता है ये बहुत ही हाई प्रेशर वाला गैस होता है। तो इसके लिए इसका जो बैक प्रेशर है सबसे अच्छा होता है। इसका आउटडोर पे जो स्टिकर है वो देख के गैस टेस्ट करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। और आपका टैंकी के अंदर गैस ज़्यादा है, मतलब इस पर जैसे 600 ग्राम गैस है तो हम लोगों के पास भी गैस ज़्यादा है, तो इसी सब से गैस ज़्यादा होगा। तो वैक्यूम करने के बाद इसको मतलब आपका क्वांटिटी हिसाब से मतलब इसको आधा गैस देंगे, उसके बाद मशीन चालू करेंगे। उसके बाद उसका जितना बैक प्रेशर है, R32 का जो बैक प्रेशर है नॉर्मली 110 से 115 के बीच में रहता है, लेकिन ये वातावरण का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड करके ये प्रेशर कम ज़्यादा होता रहता है। तो हम लोग जब गैस सर्च कर रहे हैं उस टाइम का जो प्रेशर है वो देख लेंगे, उसके बाद इस पर गैस डालेंगे, मतलब गैस को मतलब ठीक करेंगे कितना गैस रखना चाहिए। जैसे अभी देख रहे हो वातावरण का जो टेम्परेचर है 33 है, तो 33 के साथ 90 ऐड करेंगे। 90 मतलब 80 से 90 तक ऐड करना चाहिए। जैसे 90 ऐड करेंगे तो इस पर 123 हो रहा है, तो हम लोग उसको 120 का अंदर इसका बैक प्रेशर रखेंगे। और बैक प्रेशर के साथ साथ इसका जो एम्पेयर है वो भी एम्पेयर मीटर चेक करेंगे कि मशीन पे कितना एम्पेयर लिखा हुआ है और मशीन कितना एम्पेयर ले रहा है। क्योंकि 120 जो बोल रहा हूँ इस पर कंपनी बोलता है कि 32 में 110 से ज़्यादा बैक प्रेशर नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी नया मशीन में जो इंस्टॉल करने के टाइम बैक प्रेशर चेक करेंगे तो आप देखना उस पर 140 के आसपास बैक प्रेशर है, कभी कभी 150 भी चला जाता है। लेकिन कंपनी का जो सिस्टम है उस पर 110 से नहीं ज़्यादा नहीं दिक्कत आता है। तो हम लोग इसके लिए इस पर एम्पेयर भी ध्यान रखेंगे, मशीन पे कितना एम्पेयर है और उससे ओवर नहीं होना चाहिए। मतलब मशीन पे जितना भी एम्पेयर लिखा हुआ है उससे ज़्यादा एम्पेयर नहीं लेना चाहिए उसका अंदर ही। मतलब आपको जैसे बैक प्रेशर अभी बता रहा हूँ 33 + 90 है, मतलब 123 इसका बैक प्रेशर रखेंगे और उसका एम्पेयर भी देखेंगे। एम्पेयर सही है और बैक प्रेशर इतना में सही कूलिंग दे रहा है तो उतने पे छोड़ देंगे। जैसे लीकेज हम लोग चेक किया है, कोई भी जगह पे लीकेज नहीं है। अभी बैक प्रेशर जो है 120 है। अभी 120 पे इसका एम्पेयर जो जैसे देखो 5.31 1 पॉइंट ले रहा है, मतलब 5 एम्पेयर ले रहा है। अब मशीन के स्टिकर पे देखेंगे कि एम्पेयर कितना है। जैसे मशीन का जो स्टिकर है इस पर देखो 6.78 एम्पेयर लिखा हुआ है, मतलब इसका अंडर में ही है एम्पेयर, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इस पर बैक प्रेशर रखा हूँ 120 और एम्पेयर है 5 एम्पेयर, मतलब 5.23 या 5 मतलब समथिंग ज़्यादा है, मतलब लेकिन इस पर जो स्टिकर है उससे ज़्यादा नहीं है, मतलब सही ये काम कर रहा है। मतलब इस तरह आप गैस चेंज करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, कोई रिस्क भी नहीं रहेगा इस पर।